हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, ये जो वीडियो है एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने रिवीजन क्लास 1 भी बनाई थी, जिसमें काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था विद देयर आंसर्स। अब यहाँ पे रिवीजन क्लास 2 है, आप सभी को ये क्लास ज़रूर देखनी है ताकि जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप उन्हें यहाँ पे कवर कर सकें। उसके अलावा अगर आपको MPS 001 का जून एग्ज़ाम के लिए गेस्ट पेपर या फिर आपको इसके यूनिट वाइज नोट्स को परचेज करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है, व्हाट्सएप पे। और उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी यूट्यूब पे मेरी क्लासेस हैं MPS की 1 की या 2 की हो, उन सभी का जो फ्री PDF होता है वो भी आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाता है। तो फ्री PDF के जो लिंक है वो भी आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिलेंगे और व्हाट्सएप चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। उसके अंदर आप देखेंगे तो ऑलरेडी आपको वहाँ पे MPS 001 की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, फ्री PDF का लिंक मिल जाएगा। मैं देखती हूँ कि कोई भी बच्चा ना व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन ही नहीं करता और फिर वो कमेंट्स में भी परेशान होते रहते हैं लिंक्स के लिए। तो बेटर ये है ना कि आप कहीं से तो जुड़ो हमारे साथ। अगर वहाँ नहीं जुड़ना तो अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, वहाँ पे भी आपको लिंक्स मिल जाते हैं। तो ये सारा आपको ज़रूर करना है काम। एंड रिवीजन क्लास के अंदर मैं क्वेश्चंस के साथ साथ सारे आंसर्स बताऊंगी कि आप जब आंसर राइटिंग करेंगे ना एग्ज़ाम में तो क्या आपको पूरा फॉर्मेट फॉलो करना है MPS 1 के अंदर, ठीक है। फिर इसी के बाद मैं MPS 2 की भी रिवीजन क्लास लेके आऊँगी, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और पूरी की पूरी जो प्लेलिस्ट है MPS 1 की उसको देख लो। उसके अलावा बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें कमेंट्स में पूछ लेना, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आप देखो पहला क्वेश्चन क्या है, कंजर्वेटिज्म, ठीक है, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, इसको हिंदी में बोलते हैं रूढ़िवादिता। तो क्वेश्चन ये है कि कंजर्वेटिज्म यानी कि रूढ़िवादिता क्या होती है, इसको पूरा विस्तार से समझाना है। तो सबसे पहले जब मैं आंसर लिखूंगी तो फर्स्ट चीज मैं यहाँ पे क्या बताऊंगी, व्हाट इज कंजर्वेटिज्म, है ना। आंसर राइटिंग में तो यही है कि पहले हम इसका डेफिनेशन या इससे जुड़ा हुआ जो भी है वो बता देंगे। तो कंजर्वेटिज्म क्या होता है, अब हम देखते हैं कि कंजर्वेटिज्म वो लोग होते हैं जो ओल्ड ट्रेडिशंस होते हैं ना, हमारे ओल्ड ट्रेडिशंस हो गए, जो मतलब परंपराएं होती हैं, जो हमारी पुरानी वैल्यूज़ होती हैं, उसके अलावा हमारी ओल्ड वे ऑफ लाइफ, जीवन को जीने का जो हमारा पुराना तरीका होता है, तो ये क्या करते हैं कि उन सारी की सारी चीज़ों को प्रिजर्व करने की बात करते हैं कि हमें हमारे ओल्ड ट्रेडिशंस को यानी कि पुरानी परंपराओं को, उसके अलावा जो हमारे पुराने जो मूल्य हैं और जो हमारी ओल्ड वे ऑफ लाइफ है उस सभी को हमें सुरक्षित रखना है। और ये क्या करेगा कि उनको हमें बचा के रखना पड़ेगा। अब लोग इसको सपोर्ट क्यों करते हैं, तो जो मेरा आंसर राइटिंग में फर्स्ट चीज़ जो मैंने बता देनी है वो तो इसका मतलब बता देना है। एक चीज़ आप ये भी बता सकते हो कि ये लोग जो होते हैं ना कि वो कंजर्वेटिज्म की जो आइडियोलॉजी है, लोग इस आइडियोलॉजी को, रूढ़िवादिता को लोग सपोर्ट क्यों करते हैं। तो जो रूढ़िवादी होते हैं वो सोचते हैं कि देखो जो समाज है वो एक बड़ा परिवार है और अगर इसमें हम मतलब कुछ भी इसमें हम बदलाव कर देते हैं तो उससे क्या होता है, समाज के अंदर ना संतुलन बिगड़ जाता है, ठीक है, समाज में संतुलन बिगड़ जाता है। तो इसी वजह से हमें संतुलन को बना के रखना है तो भी समस्याएं पैदा नहीं होंगी। अब आपके आंसर का ये तो हो गया सारा इंट्रोडक्शन कि कंजर्वेटिज्म क्या है, लोग इसे क्यों सपोर्ट करते हैं। अब आंसर की जो मेन बॉडी है उसमें हम इसके की आइडियाज को बताएंगे कि कंजर्वेटिज्म के की आइडियाज आपके क्या क्या होते हैं। तो पहला आइडिया क्या होता है इसका, देखो, रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशंस, जो हमारे पुराने ट्रेडिशंस हैं यानी कि जो परंपराएं हैं, परंपराओं का हमें क्या करना है, परंपराओं का सम्मान करना है। पहला ये होता है इसका, जो भी वे ऑफ लाइफ होती है वो हमें अपने पास से जोड़कर रखती है। तो पुराने रीति रिवाज को, तरीकों को, उन सब से हमें क्या रहना है, जुड़े रहना है। फर्स्ट ही हो गया। दूसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है, वैल्यू ऑफ फैमिली, जो हमारी फैमिली की वैल्यूज़ होती हैं। जैसे कि जो फैमिली होती है ना किसी भी समाज की, क्या रहती है, बेसिक यूनिट होती है। तो हमें अपनी फैमिली को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। एंड तीसरा जो इसका की आइडिया होगा वो क्या होगा आपका, इम्पॉर्टेंस ऑफ रिलीजन, यानी कि जो धर्म होता है
वो इसमें इम्पॉर्टेंट होता है। रिलीजन एक तरीके से मॉरल गाइडेंस देखो प्रोवाइड करता है, हमारा जो धर्म होता है एक नैतिक दिशा हमें प्रोवाइड करता है। तो एक तीसरा आप बता देंगे कि इसमें धर्म का महत्व होता है। मैं रिवीजन क्लास में सिर्फ पॉइंट्स ही बता रही हूँ कि हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं, इन डिटेल आंसर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पुरानी वीडियोस में। तो अगर आपको इन डिटेल देखना है तो आप उसे देखो, और अगर आपको सिर्फ लास्ट मिनट पढ़ना है तो आप ये वीडियो को पूरा देख लो, और ये सारे पॉइंट्स का यूज करके आप आंसर बना पाओगे एग्जाम में, और आपका पेपर भी अच्छा जाएगा। साथ ही साथ एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कंजर्वेटिज्म बिलीव करते हैं ना, वो है स्लो चेंज। स्लो चेंज का मतलब पता है क्या है, कि धीरे धीरे बदलाव होना चाहिए सोसाइटी में। एकदम रेडिकल चेंजेस को वो सपोर्ट नहीं करते, सडन चेंजेस को वो सपोर्ट नहीं करते हैं। अब कंजर्वेटिज्म इंपॉर्टेंट होता है, इसका क्रिटिसिज्म आप बता सकते हो कि जैसे कि ये इंपॉर्टेंट जो सोसाइटी में चेंजेस होते हैं ना, उसको क्या करता है, रिजेक्ट करता है। कंजर्वेटिज्म कभी कभी ना देखो सोसाइटी में जो बदलाव होते हैं ना वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, बदलाव सोसाइटी में क्या होते हैं, नीडेड भी होते हैं। तो ये क्या करता है, उसके विकास को एक तरीके से कभी कभी ये रोक देता है, विकास में बाधा बनता है। अगर हमें कुछ अपनी लाइफ में से एग्जाम्पल देने हो कंजर्वेटिज्म के कि हमें कहाँ पे अपनी लाइफ में कंजर्वेटिज्म देखने के लिए मिलता है, तो जब भी हम त्योहारों को मना रहे हैं, ठीक है, त्योहारों को मना रहे हैं या फिर अनुष्ठानों को कर रहे हैं, अनुष्ठान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं, फेस्टिवल्स को फॉलो कर रहे हैं, और हमारी जो फैमिली के कस्टम्स हैं, ठीक है, फैमिली कस्टम्स को हम फॉलो कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, कंजर्वेटिज्म ही तो है ये सारी चीज़ें। अब गाइस आपका दूसरा क्वेश्चन चलते हैं उस पर, जो कि है फंडामेंटलिज्म का। तो फंडामेंटलिज्म के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। जो मेंटलिज्म होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो भी आपके सैक्रेड टेक्स्ट होते हैं, सैक्रेड टेक्स्ट आपको पता है कट्टरवाद में, इसको इंग्लिश में हिंदी में कट्टरवाद कहते हैं। सैक्रेड टेक्स्ट हो गए आपके पवित्र ग्रंथ। तो जो भी हमारे पुराने जो पवित्र ग्रंथ होते हैं, होली बुक्स, जिसमें आपकी बाइबल आ जाती है, कुरान और दूसरी बुक्स हैं, तो हम क्या करते हैं कि उन्हें फॉलो करते हैं एग्जैक्टली जैसा उनमें लिखा रहता है। तो ये फंडामेंटलिज्म का आइडिया होता है। पहली चीज़ ये समझ में आ गया कि हम सैक्रेड टेक्स्ट को फॉलो करते हैं। दूसरी चीज़ कि जो मॉडर्न आइडियाज़ रहेंगे ना, इसके अंदर जो भी आधुनिक जो विचार होते हैं, आधुनिक विचारों को हम क्या कर देंगे, इसमें रिजेक्ट कर देते हैं, मॉडर्न आइडियाज़ को अपोज करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, रिटर्न टू प्योर रिलीजन। इसका मतलब क्या है, रिटर्न टू प्योर रिलीजन, इसका पॉइंट हिंदी में क्या बनेगा, शुद्ध धर्म की ओर लौटना, शुद्ध धर्म की ओर लौटना। ये एक इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है कि इसमें ये कहा जाता है कि जो भी आपके धर्म में जो मतलब पहले जो चीज़ें होती थी, जो ओरिजिनल फॉर्म थी आपके धर्म की, जो आपके धर्म की प्योर जो फॉर्म थी, आपको उसमें वापस क्या करना है, लौट जाना है। और इसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट मॉरल कोड को गाइस फॉलो किया जाता है, कड़ा नैतिक कोड, ठीक है, कड़ा नैतिक कोड। इसमें जो वैल्यूज़ वगैरह होती है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो बेसिकली कट्टरवाद में जो भी धार्मिक शिक्षाएं होती है ना, वो सख्त तौर पे लागू होती हैं, आधुनिक विचारों का ये विरोध करता है। देन अब हमारा थर्ड है, जिसमें हमें नेशनलिज्म को बताना है। तो नेशनलिज्म क्या है, जो हमारे देश के लिए हमारा प्रेम है, राष्ट्रवाद जिसे हम कहते हैं। नेशनलिज्म को आप एक इसकी डेफिनेशन दे सकते हो कि जब भी जो लोग सेम कंट्री में रहते हैं ना, पीपल हु लिव इन सेम कंट्री, वो एक तरीके की ना कॉमन आइडेंटिटी को फॉलो करते हैं। उनका कल्चर कॉमन होता है ना, और उनकी लैंग्वेज कॉमन होती है, उनकी हिस्ट्री भी कॉमन होती है। तो ओवरऑल जो एक ही देश में रहने वाले लोग हैं, उनकी पहचान सामान्य होती है, उनकी संस्कृति सामान्य होती है, भाषा, इतिहास, वो सबको क्या करते हैं, साझा करते हैं, शेयर करते हैं वो इन सारी चीज़ों को आपस में, दे शेयर कॉमन आइडेंटिटी। अब नेशनलिज्म का इंपॉर्टेंट रोल पता है कब आता है, जब हमारे देश में फ्रीडम मूवमेंट हुआ था, मान लो, तो फ्रीडम मूवमेंट में नेशनलिज्म ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। और इंडिया के अलावा दूसरी कंट्रीज़ में भी हम ये देखते हैं कि नेशनलिज्म लोगों को यूनाइट करता है, यूनाइट करता है
अगेंस्ट द फॉरेन रूल, फॉरेन रूल के अगेंस्ट देशों को क्या कर देता है, ये यूनाइट कर देता है। तो ओवरऑल नेशनलिज्म क्या हो जाएगा आपका, ओवरऑल नेशनलिज्म का मतलब है लविंग एंड रिस्पेक्टिंग द कंट्री, ठीक है, और अपनी कंट्री के लिए काम करना। ये सब आपका किस में आता है, नेशनलिज्म में आता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ फीलिंग, या आप इसको आइडियोलॉजी भी कह सकते हो। फिर आपको मल्टी कल्चरलिज्म के बारे में बताना है। तो गाइज मल्टी कल्चरलिज्म में पता है क्या होता है कि जो अलग अलग संस्कृतियां होती है ना, अलग अलग संस्कृति के, अलग अलग धर्म के लोग जो होते हैं, जाति के, ठीक है, एथनिसिटी जिसे हम कहते हैं, एथनिसिटी के लोग, अलग अलग एथनिसिटी के वो सब क्या रहते हैं, एक साथ रहते हैं। तो मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब है एक ही समाज में या एक ही देश में अलग अलग संस्कृतियों का होना, और साथ में उन सभी को यहाँ पे क्या किया जाता है, स्वीकार भी किया जाता है। और ये मानता है कि जो लोग हैं वो विभिन्न जाति समूह के जो होते हैं ना, वो अलग अलग जगह से आते हैं, बट हर किसी का जो उनकी खुद की जो आइडेंटिटी होती है ना, उसको ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो ये नहीं कहता मल्टीकल्चरलिज्म कि अगर भारत में अफ्रीका से कोई आके रहता है, या भूटान से कोई आके रह रहा है, नेपाल से कोई आके रह रहे हैं लोग, और वो सब एक ही जगह पे रह रहे हैं, है ना, तो देखो उनका हर चीज़ उनकी अलग है, भाषा अलग है, उनका धर्म अलग है, त्योहार, हर चीज़ अलग होगी। तो ये नहीं कहता कि वो सब इंडियन ही बन जाएं या इंडियन के कस्टम्स को ही फॉलो करने लगे। मतलब कि वो लोग अपनी खुद की जो पहचान होती है उसको भी बना के रख सकते हैं, क्योंकि मल्टीकल्चरलिज्म क्या करता है, वो इसी चीज़ को तो प्रमोट कर रहा है। मल्टीकल्चरलिज्म का मेन काम यही है कि वो अलग अलग धर्मों के बीच में रिस्पेक्ट, और अलग अलग धर्मों के बीच में अंडरस्टैंडिंग, और उनका जो मतलब वो चाहता है कि सभी लोग पीसफुली को एग्जिस्ट करें, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, अलग अलग ग्रुप्स में, डाइवर्स ग्रुप्स में, उसको क्या करता है, प्रमोट करता है मल्टीकल्चरलिज्म। तो यहाँ पे ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम्पल्स में हम देखो, हम इंडिया में देखते हैं, साउथ अफ्रीका में हमें मल्टीकल्चरलिज्म के एग्जाम्पल भी देखने के लिए मिलता है। मल्टीकल्चरल जो सोसाइटी होती है ना, वो इक्वालिटी को सबसे ज़्यादा प्रमोट करती है, माइनॉरिटीज़ के राइट्स को भी वो प्रमोट करता है। ये क्यों हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, तो देखो पहला इसका इम्पॉर्टेंस ये है कि इसकी वजह से सोसाइटी में हार्मनी आती है, यानी कि सद्भाव, लोगों में सद्भाव पैदा होता है। दूसरा, ये रिड्यूस करता है कॉन्फ्लिक्ट को, कॉन्फ्लिक्ट जो भी आपके जाति के आधार पे जो संघर्ष होते हैं उन्हें ये कम कर देता है। और हमारा जो कल्चर है उसे ये गाइस एनरिच भी करता है, हमारे कल्चर में एक तरीके की विविधता लेकर आता है, ठीक है। तो ये सारे आपने मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में बताना है। मल्टीकल्चरलिज्म इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपको फांसीवाद यानी कि फासिज्म पे एक पूरा टिप्पणी करनी थी क्वेश्चन में। तो फासिज्म क्या है, फासिज्म आपका एक तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम होता है, ठीक है। क्या होता है, पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि आपकी एक राजनीतिक व्यवस्था है। ओके गाइस, इस व्यवस्था के अंदर क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर होगा, एक ये जो लीडर है ये स्ट्रॉन्ग लीडर होता है, और इसकी पूरी कंट्री पे क्या होती है, कंप्लीट पावर, ठीक है, कंप्लीट पावर होती है इसकी पूरी कंट्री पे। और फासिज्म के अंदर जो सरकार होगी, जो गवर्नमेंट होती है, वो स्ट्रिक्ट रूल्स को बनाती है, पहली चीज़। और नेशनलिज्म भी होता है उसके अंदर, ये जो व्यक्ति है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नेशनलिज्म कूट कूट के भरा होता है। बट ये जो व्यक्ति है ये अपोज करेगा, किस चीज़ को अपोज करेगा, ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करेगा। दूसरा, इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होगी, जहाँ पे भी फासिज्म होता है। एडोल्फ हिटलर हो गया आपका,
उसका एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। मुसोलिनी, इटली वाला एग्जाम्पल जो मैंने पुरानी वीडियोस में डिस्कस किया था, आपको याद आ रहा होगा। फासिज्म की वजह से वॉर्स होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन होता है, काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, युद्ध भेदभाव होता है। तो फासिज्म एक तरीके का हार्श और स्ट्रिक्ट सिस्टम होता है जहाँ पे एक लीडर या एक ग्रुप जो होता है वो कंट्री के अंदर हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं। मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी के मेन फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर आपको याद आ रहा होगा कि मॉडर्न पॉलिटिकल जो थ्योरी होती है वो इंडिविजुअल्स पे फोकस करती है, व्यक्ति पर फोकस करती है। ठीक है, व्यक्ति की फ्रीडम यानी कि उसकी स्वतंत्रता और उसके राइट्स यानी कि उसके अधिकारों पे ये फोकस करता है। ह्यूमन राइट्स हो गया, ये बिलीव करता है कि हर एक पर्सन को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। दूसरा, ये डेमोक्रेसी को भी सपोर्ट करती है। डेमोक्रेसी आप कह सकते हो और पार्टिसिपेशन आप लिख सकते हैं। डेमोक्रेसी एंड पार्टिसिपेशन, लोकतंत्र और भागीदारी को ये सपोर्ट करता है कि जो लोग हैं वो सरकार में सक्रिय रूप से एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। ये बात करता है इक्वेलिटी की और सोशल जस्टिस की, कि समाज में बराबरी होनी चाहिए। ठीक है, समाज में इक्वेलिटी, समानता और सामाजिक न्याय होना चाहिए गाइस। और एक होता है आपका सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म समझते हो, धर्म निरपेक्षता को भी आप इसमें बता सकते हो कि मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो धर्म और राज्य को अलग अलग रखने की बात करती है। वो चाहती है कि जो सरकार है वो किसी भी एक धर्म को फेवरेट ना माने, किसी भी धर्म का पक्ष ना ले। पांचवा आप बता सकते हैं इसमें हमें रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून का शासन देखने के लिए भी मिलता है। और ओवरऑल आप बताएंगे कि कंक्लूजन में आप बता देंगे कि जो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी है वो फ्रीडम पे, इक्वालिटी पे, इन सब पे फोकस करती है। अगले क्वेश्चन में आपको 3 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी बताना है। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या होती है? सिंपल, हर वीडियो में बताया हुआ है। डेमोक्रेसी में जो पीपल होते हैं ना, लोगों के पास पावर होती है कि वो चूज़ कर सकते हैं अपने लीडर्स को और अपनी कंट्री के लिए मेक कर सकते हैं डिसीजंस। ठीक है, और हमारे पास अलग अलग टाइप की डेमोक्रेसीज होती हैं। एक होती है आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, एक होती है आपकी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जिसे हम कहते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र। तीसरी होती है आपकी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी जिसे हम कहते हैं भागीदारी लोकतंत्र। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे इसमें एक आप एग्जांपल दे सकते हो एथेंस का। जब आपका देश छोटा है, आपके देश में लोग कम हैं, तो वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी काम करती है, क्योंकि वहाँ पे हर एक डिसीजन में ना बार बार वोटिंग होती है, बार बार नागरिक आते हैं, तो वो बार बार हर एक छोटे छोटे डिसीजन के लिए भी वहाँ पे वोटिंग होती है। तो वो हो गई आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहाँ पे जो सिस्टम ऐसे काम करता है, स्मॉल कम्युनिटीज़ में ज़्यादा चलता है ये। रिप्रेजेंटेटिव हमें इंडिया में देखने के लिए मिलती है, यूएसए में भी हमें देखने के लिए मिलती है, और जो भी मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं उसमें हमें प्रतिनिधि देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि हम अपने लीडर्स को चूज़ कर लेते हैं जो कि हमारे बिहाफ पे निर्णय लेते हैं, है ना। जैसे हम अपना सीएम चूज़ कर लेंगे, अपना प्रधानमंत्री चूज़ कर लेंगे, अपने प्रेसिडेंट को चूज़ कर लेंगे, तो वो हमारे बिहाफ पे क्या लेंगे, हमारे लिए निर्णय लेंगे, कानून बनाएंगे, देश का शासन करेंगे। पार्टिसिपेटरी वाली जो होती है ये सिटीजन्स को एक्टिवली इन्वॉल्व करती है, केवल इलेक्शंस में ही नहीं बल्कि छोटे छोटे डिसीजन मेकिंग में भी। जैसे कि हमारे इंडिया में जो लोकल गवर्नमेंट्स है ना, गांव वगैरह में आपने देखा होगा, पंचायत वगैरह में जो पूरे गांव के लोग आते हैं, मूवीज़ में भी आप देखते होगे, तो वहाँ पे निर्णय लिए जाते हैं, तो वो आपकी पार्टिसिपेटरी हो जाती है। मतलब लोकल और नेशनल लेवल दोनों पे ये काम करता है। लोगों के पास पावर होती है, अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि वो रेगुलरली अपने व्यूज़ को बता सकते हैं।
एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, कि आपसे कहा गया है कि रिमेंबर दैट द हैप्पीएस्ट पीपल आर नॉट दोज गेटिंग मोर। खुश वो नहीं है जिन्हें ज़्यादा मिल रहा है, बट वो हैं जो ज़्यादा दे पा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस और आइडिया ऑफ जस्टिस इसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो लाइन है, ये यहाँ पे क्या चीज़ हाईलाइट कर रही है? ये सेल्फलेसनेस जो होती है ना, कि हम सेल्फलेस हो जाए, सेल्फलेसनेस को हाईलाइट कर रहा है, निस्वार्थता। इसका मतलब है कि जो हमारी सच्ची खुशी होती है वो धन में नहीं होती, वस्तुओं में नहीं होती, उन्हें जमा करने में नहीं होती, बल्कि दूसरों को देने और साझा करने से आती है। अब आपको इसे जस्टिस से कैसे कनेक्ट करोगे? जस्टिस को आप समझाओगे कि जस्टिस क्या है। जस्टिस एक तरीके का फंडामेंटल प्रिंसिपल है ना, जो कि समाज में फेयरनेस, इक्वेलिटी को क्या करता है, इंश्योर करता है। इसके अंदर देखा जाता है कि जो लोग हैं ना, उनके जो भी राइट्स वगैरह हैं वो उनको मिले बिना किसी भेदभाव के। अब क्या चीज़ आ रही है, देखो कैसे इसे आप लिंक करोगे। जब लोग दूसरों को ज़्यादा देते हैं, अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, तो समाज में एक तरीके से जस्टिस आ रहा होता है कि जिनके पास ज़्यादा है वो दूसरों को दे दें, जिनके पास कम है। तो एक तरीके से इक्वालिटी की दिशा में ये काम हो रहा होता है। तो संसाधन अच्छे से बंटवारा हो रहा होता है। इससे हम देखते हैं कि जो इनइक्वालिटी हो गई, आपकी पॉवर्टी हो गई, ये कम होती है। और इनइक्वालिटी और पॉवर्टी ही तो समाज के अंदर इनजस्टिस का सबसे बड़ा कारण है ना। अन्याय का कारण भी यही है। तो इसमें आप पूरा जस्टिस का कॉन्सेप्ट बता देंगे कि आइडिया, ये जो आइडिया है ये बता रहा है कि हैप्पीएस्ट लोग वो नहीं है जिनके पास सब कुछ होता है, बल्कि वो हैं जो शेयर और केयर कर पाते हैं, समाज को एक बैलेंस प्रोवाइड करते हैं। अब मार्क्सिस्ट और नॉन मार्क्सिस्ट वाला क्वेश्चन है कि आपको मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ पावर बताना है। सत्ता की अवधारणा के मार्क्सवादी और गैर मार्क्सवादी दृष्टिकोण के बारे में यहाँ पे आपको बात करनी है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण आपका क्या रहता है कि भाई मार्क्सिस्ट कहते हैं कि जो पावर है वो मेनली किस में रहती है, इकोनॉमिक कंट्रोल में। जो इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, ठीक है, आर्थिक नियंत्रण जो होता है। और ये लोग कहते हैं कि जो लोग हमारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को करते हैं ना, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है हमारा, फैक्ट्रीज है ना, लैंड, कैपिटल, जो लोग इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं ना, समाज में रियल पावर उन्हीं लोगों के पास होती है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये जो पर्सन है ये ओनर है किसी बड़ी सी फैक्ट्री का, तो ये यहाँ पे माना जाएगा कि मार्क्सिस्ट मानते हैं कि उत्पादन के सारे साधन इसके अंदर आ रहे हैं, इसके अंतर्गत आ रहे हैं, तो इसके पास ये सबसे ज़्यादा पावरफुल, वो लोग इसको मानते हैं। और कहते हैं कि इसी की वजह से समाज में जो क्लास स्ट्रगल है उसका जन्म होता है। ये हमने पढ़ा था क्लास स्ट्रगल क्या होता है। इसके बाद जब हम नॉन मार्क्सिस्ट व्यू की बात करेंगे, तो नॉन मार्क्सिस्ट व्यू में क्या रहता है कि जो इसमें थिंकर्स हैं, उसमें थिंकर कौन है आपके, मैक्स वेबर। अब मैक्स वेबर कहते हैं कि जो पावर होती है वो अलग अलग फॉर्म में होती है, केवल इकोनॉमिक फॉर्म में नहीं होती, बल्कि पावर में सोशल फॉर्म भी होती है उसकी, सामाजिक भी होती है ना, कल्चरल होती है उसकी, आइडियोलॉजिकल फॉर्म भी पावर की होती है, नॉट जस्ट इकोनॉमिक। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। तो मार्क्सिस्ट पावर को इकोनॉमिक डोमिनेंस मानते हैं, एक क्लास का दूसरे क्लास पे डोमिनेंस, और वही नॉन मार्क्सिस्ट पावर को एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट मानते हैं कि पावर कई सारे सोर्सेज से आती है। फिर है आपका जिसमें आपको संप्रभुता का जो प्लूरलिस्टिक व्यू है वो बताना है। इसका मतलब क्या है कि जो सोवर्निटी होती है, सोवर्निटी इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड। क्या है इसका मतलब कि ये बिलीव करता है कि जो संप्रभुता है, सोवर्निटी इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन आ सिंगल अथॉरिटी और पर्सन, की सिंगल पर्सन में, सिंगल अथॉरिटी में ये कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहती।
बल्कि सोवर्निटी शेयर्ड होती है, अलग अलग वेरियस किसमें, ग्रुप्स में, अलग अलग लेवल्स पे ये शेयर्ड होती है। जो ट्रेडिशनल आइडिया था ना सोवर्निटी का, देखो ट्रेडिशनल आइडिया जो था संप्रभुता का, वो क्या कहता था, वो ये कहता था कि जो सोवर्निटी होती है ना, वो एक रूलर के अंदर आती है, एक पर्सन के अंदर होती है, वो उसका मालिक होता है। अगर वो मतलब वो किडनैप हो जाता है या उसको कोई मतलब दूसरी शक्ति उसके ऊपर हावी हो जाती है, दूसरी शक्ति से मेरा मतलब है कि कोई और देश उसको कब्जे में ले लेता है, तो पूरा देश ही उसके कब्जे में आ गया। सिंगल पर्सन अगर चला गया, जैसे होता ना कि पहले अगर राजा युद्ध में हार गया तो सब कोई हार जाता था, पूरा वो हार जाता था, जो भी उनका प्रजा होती थी सब हार जाते थे। बट जो प्लूरलिस्टिक व्यू है वो ये कहता है कि केवल राजा नहीं डिसाइड करेगा, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी संप्रभुता है। ये चीज़ है, ठीक है, कि मल्टीपल सोर्सेज आते हैं डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सिंगल पर्सन जो है उसके ऊपर ये संप्रभुता डिपेंड नहीं करती। देन बी वाले में आपको बताने हैं कि जो पॉलिटिकल वायलेंस होता है, ठीक है, पॉलिटिकल वायलेंस के क्या क्या कारण होते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। समाज में सोशल इनइक्वालिटी इसका एक कारण है। दूसरा, लोगों में जो रिलीजियस और कम्युनल डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना, अलग अलग कम्युनिटी के डिफरेंसेस जो हैं लोगों में, वो इसका कारण है। और कुछ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस भी हो जाता है कभी कभी, शासन कभी कभी निरंकुश हो जाता है तो पॉलिटिकल वायलेंस होता है। नेता वगैरह जो है ना वो हिंसा को उकसा देते हैं, आप कई सारे इसके एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। सो कल हम एमपीएस की एक मैराथन क्लास भी लेकर आएंगे जिसके अंदर हम फाइनली सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं।